हेलो स्टूडेंट, मैं तनी आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी की अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। पावर जनरेशन चल रहा है, पावर प्लांट का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, निमी के जितने क्वेश्चन सारे कराने का प्रयास किया जाएगा और पहले उन चैप्टर को लिया जाएगा जो अधिकतर आप लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि हाउ द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम फॉलोइंग इज कन्वर्टेड एज ए काइनेटिक एनर्जी टू जनरेट पावर। यानी पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अधिक मात्रा में पानी का भंडारण करने से, पानी की नहर में सर्ज टैंक का उपयोग करके, या अल्टरनेटर ड्राइव के लिए पानी टरबाइन का उपयोग करके, या फिर पेनस्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। तो क्या है कि पानी बहती है तो उसको स्थितिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए, गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए क्या किया जाता है। तो हम यही करते हैं कि पानी के नहर में सर्ज टैंक का उपयोग करते हैं। ये तो रोकने का काम करता है ना, मेन यही होता है कि हम क्या करते हैं, पेनस्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाते हैं, जिससे क्या होता है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहता है डैम बनाने से। ठीक है, अच्छा ये हेड उच्च हेड बनाने से क्या होता है, वो पानी ऊपर स्थितिज हो जाती है। हमको पता है कि किसी भी कोई भी चीज़ अगर हाइट पे होती है, ऊंचाई पे होती है, तो वो स्थितिज ऊर्जा में रहता है। फिर पेनस्टॉक के माध्यम से उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी में बदलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव रेज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा, परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रियता कारणों का क्या प्रभाव होता है। रिएक्टरों को नुकसान होता है। पहला कुछ ऑप्शन है स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है, विखंडन प्रक्रिया को कम करता है, या इम्यून भयंकर गर्मी पैदा करता है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो उसकी किरणें निकलती है ना, वो क्या करता है, हमारे हेल्थ को यानी हमारी स्वास्थ्य के लिए क्या वो खतरा का कारण कर सकता है। जैसे कैंसर वैंसर हो गए, तो ये सब कारण वो कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, सारी सेफ्टी के साथ आगे बढ़ा जाता है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सोलर सेल पर क्या होगा। तो देखो जितना अधिक प्रकाश की तीव्रता होती है उसी हिसाब से एनर्जी भी मिलता है। अगर प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है तो एनर्जी भी कम मिलने लगती है हमको। ठीक है, तो बोलेंगे क्या कि सर आउटपुट भी कम हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट भी कम मिलने लगेगा हमको, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि जितना अधिक इंटेंसिटी यानी जितना अधिक सूर्य अच्छे से उगेगा उतना ही बढ़िया हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक हो तो सौर सेल का आउटपुट भी क्या होगा। तो सर अधिक ही होगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता यानी जितने अधिक चमक फैलेगी उतने अधिक क्या होगा, हमारी एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज बढ़ता चला जाता है। और पता है कितना होता है वोल्टेज, तो सर 0.55 वोल्ट होता है। ठीक है, प्रत्येक सोलर सेल की, तो इसको याद रखना। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 205 हो गया। ठीक है, तो पावर ट्रांसफार्मर के जितने भी लगभग 200 क्वेश्चन थे वो हमारे ख़त्म हो गए। अब आते हैं किसमें, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना है इसको। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन छोड़ के जाते हो। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सभी स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ी जाती है। यानी इलेक्ट्रिक लाइन है जो सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ती है, वो क्या कहलाती है, तो वो सर डिस्ट्रीब्यूटर ही कहलाती है। ठीक है, देखो सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाती है। ठीक है, और पावर जनरेशन से सब स्टेशन तक आने वाली फीडर कहलाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर। और सर्विस लाइन क्या होती है, या सर्विस मेन जिसको बोलते हैं, तो वो जो केवल खंबे से हमारे एनर्जी मीटर तक आती है उसको सर्विस मेन्स कहते हैं। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। आई नियम के अनुसार मध्यम वोल्टता
घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? ठीक है, मोर देन 3 मेगा ओम, मोर देन 2 मेगा ओम, मोर देन 1 मेगा ओम। तो सर हमेशा 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 1 मेगा ओम यानी इंसुलेशन का जो प्रतिरोध होता है वो 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ठीक है, याद रखना इंसुलेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंसुलेशन नहीं हो तो हो सकता है कि तुम्हारी जो वायरिंग है आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाए और आग का भी खतरा बन सकता है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7 था। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? तो डाइवर्सिटी फैक्टर हमारा होता है कि कितना मिनिमम एक्चुअल लोड है और इंस्टॉल्ड लोड कितना है। मतलब डाइवर्सिटी फैक्टर वाला सिंपल फॉर्मूला देखो यही होता है कि सम ऑफ इंडिविजुअल लोड बटे सम ऑफ टोटल लोड होता है। तो इंडिविजुअल मतलब जितना मिनिमम लोड है और जितना इंस्टॉल्ड लोड है, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो याद रखना जितनी इंडिविजुअल लोड होती है बटे पावर प्लांट पे टोटल कितनी लोड है, उन सब का मान ही क्या होता है? हमारी कहलाती है। ठीक है, तो क्या रखना डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है तो मिनिमम लोड बटे इंस्टॉल्ड लोड होता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो तुम लोग ऐसे पढ़ें कि सम ऑफ इंडिविजुअल लोड बटे लोड ऑन पावर प्लांट, ऐसे पढ़ें। ठीक है, तो इसमें थोड़ा देख लेना, थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या फिर कमेंट कर देना कि सर इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निमी के क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, जो कि तुम्हारे अधिकतर एग्जामों में यही इसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। अच्छा, एसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो डोमेस्टिक घरेलू के लिए जो घरेलू जो उपयोग करते हैं वो कितना होता है? तो सर ये हमारा होता है 415 से लेकर 240 वोल्ट तक होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है ना, इसको याद रखना। 209 का ये हो जाएगा। कहीं कहीं तुमको 230 वोल्ट भी दिखेगा तो घबराना नहीं है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है, ओवरहेड लाइनों में उपयोग की जाने वाली इंसुलेटर का नाम क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? पिन इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर या साइकिल इंसुलेटर? तो देखो ये होता है हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे इंसुलेटर का प्रयोग हम ऐसे जगह करते हैं जहाँ पे केवल हमको दिशा बदलनी होती है। ठीक है, जैसे दिशा बदलने के लिए हम ऐसे इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम स्ट्रेन इंसुलेटर कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेन इंसुलेटर हो जाएगा। यहाँ पे लगा के तुम चाहो तो तार पर कर्व ले सकते हो, या फिर अंतिम पोल का है तब भी वहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिन इंसुलेटर क्या होता है? 33 kV तक प्रयोग होता है। ठीक है, साइकिल तुम्हारा ये स्ट्रेन का ही टाइप होता है, मगर क्या होता है लो वोल्टेज के लिए प्रयोग करते हैं तो साइकिल हो जाता है। चलो अगला देखते हैं, इस इंसुलेटर का क्या नाम है? तो इस इंसुलेटर को सर डिस्क इंसुलेटर भी कहते हैं, सस्पेंसर इंसुलेटर भी कहते हैं और लिंक इंसुलेटर भी कहते हैं। तीनों एक ही के नाम है। ठीक है, ये तीनों एक ही के नाम है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसकी स्ट्रिंजर सेंसी निकाली जाती है। इसमें चाहो तो तुम डिस्क लगाकर इसके वोल्टेज को बढ़ा घटा भी सकते हो, इसकी रेटिंग को। ठीक है, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि एक डिस्क खराब हो जाएगा तो अगला एक डिस्क भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंगों में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमानीय भार कितना होता है? तो लाइट फैन है, हाँ सर वायरिंग है, लाइट सब सर्किट है। तो लाइट सब सर्किट में सर 800 वाट होनी चाहिए और 10 पॉइंट होने चाहिए। इससे ज़्यादा की कहानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंसुलेटर दिया हुआ है। ठीक है, पूछा है कि इस इंसुलेटर का नाम बताओ क्या है। ये इंसुलेटर क्या कहलाता है? स्ट्रेन इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर या सेडेड सिंगल सेट पिन इंसुलेटर? तो ये देखो हमारा क्या है? ये हमारा पिन इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि पिन इंसुलेटर में देखो तुम ये देखे होगे कि ऊपर से कंडक्टर जाती है। ठीक है, तो जो ऊपर से कंडक्टर जाती है जिस भी इंसुलेटर में, वो पिन इंसुलेटर कहलाती है। अब सिंगल सेट इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये सिंगल है। अगर डबल होता तो इसी के नीचे क्या होता? एक और भी ऐसे बन जाता। ठीक है, ट्रिपल होता तो एक और भी ऐसे नीचे बन जाता। तो हमारा क्या है? सिंगल है, यानी इसलिए इसका नाम सेडेड इंसुलेटर पड़ा है। ठीक है, सिंगल सेट पिन इंसुलेटर ये है। ठीक है,
चलो अगला देखते हैं। क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी ट्रांसमिटर पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्षेत्र पे पूरी तरीके से करंट जाती है? तो देखिए एक प्रभाव होता है एसी में जिसको स्किन इफेक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होते है, धारा पूरी क्रोड से होकर न बह के केवल सतह से बहती है, इसलिए इसका नाम त्वचक प्रभाव है। ठीक है, तो इसमें इसलिए होता है क्योंकि सर इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता है डीसी में, इसलिए डीसी में क्या होती है पूरी तरीके से करंट पूरी चालक से होकर बहती है, मगर एसी में स्किन इफेक्ट होती है इसलिए केवल स्किन से ही बहती है। ठीक है, इसको दूर कर सकते हैं चालक की प्रतिरोधकता बढ़ा के या फिर होलो कंडक्टर का प्रयोग करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुकाया जाता है? कि उच्च वोल्टेज का सामना करने के लिए, इस पर बैठने के लिए, पक्षियों को आकर्षित करने के लिए, या फिर उच्च यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए, या फिर वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करने के लिए। तो देखो मेन कारण यही होता है कि जो वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह होती है उसको निष्क्रिय करने के लिए, कि उस पर पानी इकट्ठा न हो पाए, इसलिए उसको अंदर की तरफ क्या करते हैं, झुका देते हैं। ठीक है, जिससे पानी क्या होती है बाहर की तरफ निकल जाती है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन ये 215 हो गया। व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवरहेड लाइन जॉइंट? ये किस प्रकार की ओवरहेड जॉइंट है, देखते हैं। क्या दिया है, ये ट्विस्टेड जॉइंट है, स्ट्रेट स्लिप जॉइंट है, कंप्रेस्ड जॉइंट एसीआर है, या स्ट्रेट जॉइंट थ्रू कनेक्टर है? तो ये देखो जो हमारा है ये हमारा क्या है, स्ट्रेट स्लिप जॉइंट है। कौन है, स्ट्रेट स्लिप जॉइंट है ये। ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे है और दोनों के बीच में जॉइंट है और इसमें स्लिप लगाई गई है। ठीक है, स्लिप, इसको स्ट्रेट स्लिप जॉइंट बोलते हैं। ओवरहेड में और भी बहुत सारे क्या हैं हमारे जॉइंट है, जैसे ब्रिटानिया हो गया, टी हो गया, ट्विस्टेड हो गया। ठीक है, और भी जॉइंट है। ठीक है, तो ये कौन था हमारा, स्ट्रेट वाला था, स्ट्रेट स्लिप वाले थे। चलो ओवरहेड लाइनों के लिए इस्तेमाल होने वाले एसीएसआर कंडक्टर में स्टील क्यों प्रबलित किया जाता है? लाइन सैग को कम करने के लिए, लाइन वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, तन्यता बढ़ाने के लिए, या फिर धारा की करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो देखो जो हमारे अगल बगल जो तारें आती हैं खंबे से एल्युमिनियम वाली, उसके भीतर एक तार होती है जिसको जीआई वायर बोलते हैं। वो इसलिए लगाते हैं जिससे क्या होता है, हमारी केबल की यांत्रिक यानी तार की ओवरहेड तार की यांत्रिक दक्षता बढ़ जाती है। ठीक है, तो तन्यता बढ़ाने के लिए ही हम स्टील का रेनफोर्स करते हैं। ठीक है, और फुल फॉर्म पूछे तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। चलो अगला देखते हैं। किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? यानी एसी ट्रांसमिशन मेनली हम किस प्रकार का करते हैं, करने को और भी तरीके से कर सकते हैं मगर मूलतः इसी तरीके से करते हैं। तो हमारी कौन सी होती है, 3 फेज 3 वायर होती है। ठीक है, 3 फेज 3 वायर का प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऊपर एक अर्थ वायर भी ले जाते हैं, मगर उसको नहीं, इसमें बोला है कि सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सली मतलब सामान्यतः मूलतः किसका प्रयोग करते हैं, तो सर ये 3 फेज 3 वायर का करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सर 3 फेज 4 वायर का करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन आ गया कि लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो अभी बताएं सर किसका किया जाता है, स्ट्रेन इंसुलेटर का किया जाता है। किसका सर, स्ट्रेन इंसुलेटर का हम प्रयोग करते हैं। जहाँ पे कर्व चाहिए शार्प, यानी हल्का घुमाव चाहिए तार का, कंडक्टर का, या मोड़ हो या फिर अंतिम पोल हो, तो स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने के लिए पिन इंसुलेटर को बहुत टाइट होने का क्या कारण है? अच्छा, टाइट क्यों रखते हैं? स्पार्किंग से बचे, क्षरण से बचे, ऑक्साइड बनाने से बचे, या वायुमंडलीय दबाव से बचे।
तो देखो जो टाइट पिन होता है उसको इसलिए करते हैं कि अगर उसके बीच में बाबू गैप होगा ना तो उसके बीच में हवा रहेगी, और हवा का प्रयोग, हवा जहाँ भी हल्का सा घुसता है वहाँ पे स्पार्किंग होने के, आर्किंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो किस लिए करते हैं, तो हम क्या कर सकें, स्पार्किंग से बच सके। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, उसमें गैप कम से कम रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने के लिए पिन स्क्रू को टाइट कर देते हैं, जिससे क्या उसमें हवा नाक मात्र का जाए, तो जिससे स्पार्किंग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 11 kV 33 kV की जब 33 kV जाती है तो उस पर स्पार्किंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज रहती है वो। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है, तो सबको पता है जो ओवरहेड पे सब उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, ACSR बोलते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, अधिकतर यही प्रयोग किया जाता है। एक होता है CCSR भी होता है जो कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, मगर वो प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। विद्युत खंभों पर प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखते हैं। लाइन कंडक्टरों को सहारा देने के लिए, ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर पकड़ने के लिए, कंडक्टरों के बीच शॉर्ट सर्किट से बचा सके इसलिए, या सहारे के बीच कंडक्टर की थिलता को कम करने के लिए, यानी सैग कम करने के लिए। तो देखो हम प्रयोग इसलिए करते हैं कि क्या कर सके, हम कंडक्टर को सपोर्ट दे सकें। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, क्रॉस आर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, क्रॉस आर्म का प्रयोग करते हैं। जो क्रॉस आर्म ऐसे बना होता है। ठीक है, इस पर इंसुलेटर लटकी होती है, ऐसे यहाँ से जाती है, चालक जाती है। ठीक है, तो मेनली किस लिए प्रयोग करते हैं, तो लाइन कंडक्टरों को सहारा देने के लिए प्रयोग करते हैं क्रॉस आर्म का। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। 222 हो गया, 223। हाई टेंशन ओवरहेड लाइन में जहाँ डेड एंड हो, क्या हो, डेड एंड हो, वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, तो सर वहाँ पे प्रयोग किया जाता है स्टे इंसुलेटर का। ठीक है, सॉरी पोस्ट इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। स्टे इंसुलेटर तो वो होता है जो खंभों के लास्ट में जो तार खींच के नीचे लगाते हैं कि जिससे वो खंभा आगे की तरफ ना बढ़े, तो वहाँ पे एक स्टे इंसुलेटर बोलते हैं या एग इंसुलेटर बोलते हैं, वो लगाते हैं। ठीक है, स्टे इंसुलेटर का ये नाम एग इंसुलेटर है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रयोग करते थे, तो हमारे पोस्ट इंसुलेटर ही सही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना कौन से हो जाएंगे, पोस्ट इंसुलेटर सही हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC पावर का क्या एडवांटेज है सबसे बड़ा, AC ट्रांसमिशन करते हैं और DC भी होता है, मगर हम AC ही क्यों करते हैं, कोरोना नुकसान को कम करने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन पर तनाव न्यूनतम करने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन में कम वोल्टेज ड्रॉप के लिए, या फिर आसानी से इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो देखो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं हम स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए, और वो केवल AC पे ही काम करता है ट्रांसफार्मर, DC पे नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि AC पे ट्रांसमिशन करने का यही फायदा है कि आसानी से तुम स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हो। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ACSR का फुल फॉर्म देखो पूछ ही लिया, तो सर ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है। CCSR भी कभी हो सकता है, तो कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स हो सकता है। ठीक है, मगर यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉस आर्म इन ओवरहेड लाइन, फिर पूछ दिया क्रॉस आर्म का कार्य क्या है, तो ओवरहेड पोल के अधिक सहारा प्रदान करने के लिए पोल को, तो पोल के लिए कोई सहारा नहीं है। कंडक्टरों के बीच लघुपतन से रक्षा के लिए, खंभों के बीच रेखाओं को शिथिलित को कम करने के लिए। अब देखो इस ऑप्शन में क्या है, वो एक चीज़ नहीं दी हुई है, चालकों को सहारा देने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टरों को किधर से जकड़ने के लिए हम किसका, देखो इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टरों को किधर से पकड़ने के लिए, यानी बेसिकली किसको है, हम कंडक्टर की ही बात कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इंसुलेटर लगे होते हैं और उस पर कंडक्टर लगा होता है, तो कंडक्टर को पकड़े रहने के लिए प्रयोग करते हैं, और उसमें क्या था, कंडक्टर को सहारा देने के लिए। इसलिए देखो क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन तरीका वही है, मगर ऑप्शन के हिसाब से आंसर हम चेंज कर सकते हैं।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि भूमिगत की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फ़ायदा है। ठीक है, क्या फ़ायदा ये देखते हैं। सार्वजनिक सुरक्षा अधिक होती है, नहीं सर जी वो अंडरग्राउंड में भी बढ़िया होती है। दोस्त आसानी से पता लगता सकता है, नहीं सर जी ओवरहेड लाइन में ही दोस्त आसानी से पता चल सकता है, अंडरग्राउंड में नहीं। नो इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन लाइन, तो ये एसी में का फ़ायदा नहीं है, ये डीसी का फ़ायदा है। ठीक है, त्वरित निरावेश के से खतरों के लिए विश्वसनीय नहीं है, तो ये हमारे एसी में फ़ायदा होता है। तो कह सकते हैं कि सर दोस्त आसानी से हम चाहे तो इसमें पता लगा सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें दिख रही होती है, तो ये हमारा एसी का फ़ायदा होता है, डीसी का नहीं। ठीक है, डीसी में खोजते खोजते परेशान हो जाओगे, इसलिए मुरे लूप ये सब फलाने टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये देखो निमी के क्वेश्चन सारे चल रहे हैं बाबू, इसको देखते रहो और लाइक से रहो, सब्सक्राइब जरूर करते रहो जी। सब्सक्राइब एकदम नहीं होता सब्सक्राइब, कई 10-15 दिन हो गए, एक ही सब्सक्राइबर बढ़ा है केवल। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब को नहीं चैनल भी डेड हो जाएगा। ठीक है ना, प्लीज़। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।